बच्चों आज हम बैंकिंग कंपनी का पीएनएल का फॉर्मेट देखेंगे और बहुत अच्छे से आज फॉर्मेट समझ लेंगे ताकि आगे जब हम इसके क्वेश्चंस करें तो हमें वो पूरा क्लियर हो। वैसे बैंकिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी है। जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ फॉर पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हम सोर्सेज लिखेंगे, शेड्यूल, जो शेड्यूल होते हैं मतलब जिसमें उसका पूरा डिटेल लिखा होता है, दिस इज़ द शेड्यूल नंबर, देन करेंट ईयर, देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले इनकम लेनी पड़ेगी, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तब पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ये तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है। अब हमने पहले लिया है कौन सा, इनकम। अब इनकम के अंदर दो हेड मैंने लिखे ए और बी। क्या क्या? इंटरेस्ट अर्न, जो भी हमारी बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट अर्न करती है उसको हम इनकम हेड में लिखते हैं और उसी के नीचे हमने लिखा है अदर इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न के आगे लिखा है मैंने शेड्यूल 13 और अदर इनकम के आगे लिखा है 14। अभी हम इसको डिटेल में लेंगे, पहले हम रफली देख लेते हैं कि एक्चुअली फॉर्मेट में क्या क्या है। तो सबसे पहले इनकम हमारी मेन होती है इंटरेस्ट की और अदर इनकम मिला के हमारी टोटल इनकम आएगी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट साइड हेडिंग एक्सपेंडिचर। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट हमें पेड करना होता है, ठीक है, वो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा दूसरा खर्चा, इन दोनों को इंटरेस्ट जो पेड करना होता है, जो मेन एक्सपेंडिचर होता है बैंकिंग का, दैट इज इन शेड्यूल 15 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन शेड्यूल 16 एंड सम ऑफ 15-16 इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बैंकिंग कंपनी, राइट। उसके बाद टोटल इनकम में से जब टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो मे बी वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर कैसे आएगा? टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस में से जब माइनस होगी तो प्रॉफिट या लॉस आएगा और उसी के नीचे हम लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, फॉरवर्ड जो पहले से हम लेकर आ रहे हैं, तो अभी का और पुराना, इसका हम टोटल यहाँ लिखते हैं। इसके बाद में मैंने लिखा है एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशंस यानी जैसे हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशंस होता है, वैसे यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस है, मतलब इस जो प्रॉफिट आया इसमें से ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में 20% ट्रांसफ़र करना इज़ कंपलसरी। ओके, सो ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना जाएगा? 20%। ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, यदि परसेंटेज गिवन है तो वो लिख देंगे और यदि अमाउंट गिवन है तो वो लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड यदि है तो वो अमाउंट लिख देंगे और बैलेंस कहाँ चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको हम कहाँ डाल देंगे? फिर बैलेंस शीट में डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें एक्चुअली ये जो हमने जो टर्म्स लिख ली, इनकम में दो और एक्सपेंडिचर में दो, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है इस साल का, प्रीवियस ईयर के लिखे हुए हैं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना जाता है? 20% जाता ही जाता है, ये मैंने आपको परसेंटेज बताई दिया, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर अदर रिजर्व में या तो परसेंटेज बोलेगा या अमाउंट देगा आपको, यहाँ पर भी अमाउंट देगा तो उसे हमें लिख लेना है और उतना उसमें से अलग करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है 13, 14 और 15-16 के शेड्यूल को डिटेल में समझना। ठीक है, अब देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये किसका है? शेड्यूल 13, मेन हमारी इनकम। ठीक है, इनकम का मेन सोर्स क्या है? इंटरेस्ट। एक बैंकिंग सेक्टर की मेन इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट उसको कहाँ कहाँ से मिल रहा है? देखिए सोर्सेज उसने बताए हुए हैं। इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है? ऑन एडवांसेस। ये एडवांसेस में समझने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप इजी लैंग्वेज में लिख लो, लोन। यदि बैंकिंग कंपनी किसी को लोन देती है तो बदले में इंटरेस्ट लेती है। क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल दिया था 12% का, सम सर्टेन रेट इज फिक्स्ड फॉर लोन, तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर उसका जनरेट हो जाता है, ये उसकी इनकम हो जाती है। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जिसको हम बैंक ओडी भी कहते हैं। बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओडी एक तरह की करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है, बैंकिंग कंपनियाँ आपको कस्टमर को प्रोवाइड करती है, लेकिन किसको प्रोवाइड करती है? इसका करेंट अकाउंट होता है और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने चेक लगा दिया है 20,000 का और मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, तो अभी बैंक मेरे बिहाफ में वो 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देगी और मुझसे उन 10,000 के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब 10,000 तो मैं दूंगी ही दूंगी बैंक को, विथ इंटरेस्ट दूंगी, तो इंटरेस्ट क्या होगी? उसकी इनकम।
ठीक है, क्योंकि 10,000 तो उसने मेरे बिहाफ में दिए थे, 10,000 उसको वापस मिल गए। यहाँ पर कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन 10,000 पे जो इंटरेस्ट मैंने दिया वो उसकी इनकम होगी। ठीक है। थर्ड इनकम है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होती है? ये जनरली बिजनेसमैन उठाते हैं, ये भी करंट अकाउंट पे मिलता है। शॉर्ट लोन ही कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स या लोन ही कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है। अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स फाइनेंशियल पोजीशन या अकॉर्डिंग टू जो सिक्योरिटी उसने रखी होती है उस हिसाब से बैंक एक लिमिट में उसको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देती है। तो जितना भी फैसिलिटी देती है, जो बैलेंस अमाउंट होता है उस पर ये क्या कर लेती है? इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। यदि बैंकिंग कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं किसी शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हमें पता है सिक्योरिटीज़ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो यदि उसने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो उस पर भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसकी इनकम हो रही है। उसके बाद है इंटर बैंक ट्रांसफ़र। इंटर बैंक ट्रांसफ़र यानी एक बैंक दूसरे बैंक को फंड दे रहा है, इसको कहते हैं इंटर बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है ना। जैसे SBI ने PNB को रिक्वायरमेंट थी तो SBI ने PNB को फंड दिया, तो इंटर बैंक ट्रांसफ़र जो होता है उस पे बदले में ये लोग क्या लेते हैं? आपस में इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो वो इंटरेस्ट इनकम हो गई। ठीक। और नेक्स्ट है बिल्स ऑफ डिस्काउंटेड। बिल्स ऑफ डिस्काउंटेड क्या होता है? सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है 3 मंथ्स के बाद। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 महीने के बाद मैं कह रही हूँ मैं आपको 4,000 रुपये का पेमेंट कर दूँगी, लेकिन आप पहुंच गए, आपको आज ही ज़रूरत है तो आप आज ही बैंक पहुंच गए। आपने कहा कि मेरे को आज ही इस पे आज ही मुझे 4,000 चाहिए, तो बैंक कह रहे हैं नहीं, ये 4,000 आपको 3 महीने बाद मिलेंगे। पर मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही बहुत ज़रूरत है तो आप दे दीजिए। तो उसने कहा देखिए, अब आपको आप जल्दी ले रहे हैं, प्री मैच्योर पीरियड में ले रहे हैं, तो आपको 4,000 तो नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? केवल 3,000 मिलेगा। 1,000 हम आपको कम देंगे। ठीक है। 1,000 क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले उसे लेने आ गए। तो 3,000 ये आपके पकड़िए, 1,000 कम मिला। और 1,000 कब मिलेगा बैंक को? जब इसकी 3 महीने की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो बैंक को 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो बैंक की 1,000 इनकम हुई। कैसे? देखिए, 4,000 का आपको किसी ने मतलब लिख कर दिया था कि भाई 3 महीने की डेट के बाद में इनको 4,000 रुपये का पेमेंट मैं करूँगा, लेकिन आपको आज ही ज़रूरत थी, आप 3 महीने तक नहीं रुक सकते थे। आप बैंक के पास गए, वो प्रॉमिसरी नोट लेकर आपने कहा ये मुझे आज ही पैसा चाहिए। बैंक ने कहा आप प्री मैच्योर आ गए, आप 3 महीना रुके, हम आपको पूरा 4,000 देंगे, लेकिन आपको यदि आज ही चाहिए तो हम आपको सिर्फ 3,000 रुपये देंगे। आप 3,000 रुपये लेकर आ गए, 1,000 रुपये आपने नहीं लिया। ये 1,000 बैंक को कब मिला? जब मैच्योरिटी पीरियड हुई, उस बंदे के अकाउंट में से पैसा निकल के यहाँ पर आया, तो 1,000 रुपये अब किसको मिल गए? बैंक को मिल गए। तो ये क्या हो गई? इसकी इनकम हो गई। ठीक है। तो इसको कहते हैं बिल्स ऑफ डिस्काउंट में प्री मैच्योरिटी पर हम जब ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये सारी इनकम होती है किसकी? बैंकिंग सेक्टर की। अब हमने देखिए जो हमारा शेड्यूल था, हमने क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट अर्न के साथ में हमने लिखा हुआ है अदर इनकम। ठीक। तो अदर इनकम में कहाँ से आएगा? अदर इनकम में आएगा हमारा पास पैसा लॉकर रेंट। हम सबको पता है कि लॉकर की फैसिलिटी बैंक हमको देता है। तो लॉकर की फैसिलिटी देता है तो बदले में रेंट भी लेता है। तो ये रेंट क्या है? उसकी इनकम है, लेकिन कौन से नेचर की है? अदर इनकम। शेड्यूल 14 में आएगा ये। मतलब मेन इनकम क्या थी? इंटरेस्ट। ये क्या है? अदर इनकम है। उसके बाद सेल में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसको सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है, तो ये भी हमारी अदर इनकम है। फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया था, आज उसका रीअसेसमेंट हुआ तो पता चला हमें प्रॉफिट हो गया। जो चीज़ हम 100 की समझ रहे थे, आज उसका रेट 120 चल रहा है, तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया? रीवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक। लेकिन यदि वो ये कहता है कि आप जिसको 100 रुपीज़ की समझ रहे थे, आज की डेट में जब हम आप उसको लेने गए तो हमें क्या हुआ? वो तो सिर्फ 80 की मिली।
तो इस केस में हमें क्या हुआ, इस केस में हमें 80 लेने से लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस कोई भी एक कंडीशन हो सकती है रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ भी प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। फिर चार्जेस, कमीशन एंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह भी बैंक चार्ज करती है, तो वो भी क्या है, उसकी अदर इनकम। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अदर इनकम में हमारी इतनी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। इसके बाद में हम देखेंगे हमारे एक्सपेंस, क्योंकि इनकम में तो बेटा हमारी दो ही चीज़ें थी। एक्सपेंस की तरफ आते हैं तो एक्सपेंस में देखिए हमारा इंटरेस्ट है, ठीक। तो इंटरेस्ट हमने आपसे कहा था जैसे इंटरेस्ट मेन इनकम है वैसे इंटरेस्ट हमारा मेन एक्सपेंडिचर भी है। तो इंटरेस्ट किस किस पे, आपने एफडी कराई है, अब आप उस पर इंटरेस्ट चाहते हैं, किससे, बैंक से। तो बैंक के लिए क्या है, एक्सपेंस है आपको इंटरेस्ट देना। आपका सेविंग अकाउंट है, आप उस पर इंटरेस्ट चाहते हैं बैंक से, तो यहाँ पर भी बैंक का एक्सपेंडिचर है, आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देना। फिर अदर लोन एंड बोरोइंग्स, यदि कोई लोन एंड बोरोइंग्स बैंक ने ले रखी है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट देना, उसके लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है। देन रिकरिंग डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट देना बैंक के लिए मेन एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ही हमारा मेन इनकम थी, इंटरेस्ट ही हमारा मेन एक्सपेंडिचर है अंडर शेड्यूल 15। नाउ कम टू द लास्ट शेड्यूल 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर चल रहा है तो उसके अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। हो सकता है रेंटल प्रीमाइसेस या रेंटल बिल्डिंग में बैंक चल रहा हो तो रेंट का खर्चा, उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, उसकी एसेट जो है उस पर डेप लग रहा है, फिर उसके इलेक्ट्रिक का बिल आ गया, ठीक, उसके स्टाफ की सैलरी, डायरेक्टर की फ़ी, ये सब भी उसको देना है। इसके अलावा उसके लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपेंसेस होते हैं बैंक में, तो क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, मान लीजिए आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको लीगल एक्सपेंसेस करना पड़ता है। फिर स्टेशनरी एंड टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैनी different types of operating expenses are bear by the bank for running a banking company. ओके, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल लास्ट वाला। तो इस तरह से हमने देखा कि 15-16 में हमारे एक्सपेंस है और 13-14 में हमारी इनकम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएनएल का। अब आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पे आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करा दूंगी और उसके बाद में हम लेंगे अपनी बीमा कंपनी। ओके।